आज का जो वीडियो होने वाला है वो कैपजेमिनी की सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में होने वाला है। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि हमारा पैकेज 4 एलपीए है, बट स्टार्टिंग में हमको जो सैलरी है वो बहुत ही कम मिलती है जितनी मिलनी चाहिए। तो कहाँ कहाँ डिडक्शन होता है किस किस चीज़ का, और एनहेंस सैलरी कितनी बनती है मंथली, वो सारे टॉपिक्स में मैं वन बाय वन बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं 4 से 5 टॉपिक कवर करूँगा। जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड या प्रोबेशन पीरियड जो सैलरी होती है वो एनहेंड कितनी होती है, और आफ्टर स्ट्रक्चर जो रहेगा आफ्टर प्रोबेशन पीरियड कितना रहता है सैलरी, और सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, पीएफ और मेडिकल हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ग्रेजुटी हो गई, कितनी कटती है। और पीएफ में भी डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा लास्ट में कि जो पीएफ है वो आपका पीएफ में फंड में जा रहा है या फिर जो है पेंशन में भी कुछ पार्ट उसका जा रहा है, तो उसके बारे में बात करूंगा। और उसके बारे में लास्ट में एक ट्रिक भी देने वाला हूँ कि अगर आपका जो पैकेज है आप उसको कैसे मतलब कि मंथली निकाल सकते हैं, एक ही बार में सिंगल मल्टीप्लाई करके आप कैसे निकाल सकते हो, उसके बारे में भी बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोबेशन पीरियड क्या होता है वो बता दूँ। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। देखिए यहाँ पे जो है ना, यू आर विल बी अंडर प्रोबेशन ऑफ 6 मंथ। लाइक ये जो एल ओ आई का स्क्रीन शॉट है लेटर ऑफ इंटेंट का, जो कि फरवरी मंथ का है। और इसमें लिखा गया है कि जो प्रोबेशन पीरियड में जो सैलरी रहेगी वो 3 LPA रहेगी, राइट। आफ्टर 4 to 5 मंथ फ्रॉम 1 जुलाई 2022 जो प्रोबेशन पीरियड वो एंड हो जाएगा, और जो आपकी रेगुलर सैलरी है, जो रिवाइज सैलरी रहेगी वो 4 LP रहेगी। तो उसमें एनहेंड सैलरी कितनी बनती है उसके बारे में भी बात करूँगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रोबेशन पीरियड रहता है वो 4 से 5 मंथ का रहता है। लेकिन जनरली जो ट्रेनिंग पीरियड से काउंट करते हैं कि भाई हमारी ट्रेनिंग 2 महीने या 3 महीने में एंड हो गई, बट ऐसा नहीं रहता है। आप 3 महीने के बाद भी आपको 2 महीने एक्स्ट्रा, अगर 5 महीने का प्रोबेशन पीरियड है तो 2 महीने आपको ट्रेनिंग के बाद भी आपको 3 LPA बेस पे मिलेगा। आपके एल में जो डेट मेंशन है उस डेट से आपका जो है 4 LPA का स्टार्ट हो जाएगा। ये जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो ये 4 ग्रेड के लिए है, आप देख सकते हैं एनालिस्ट AA4 कैपजेमिनी के लिए है। तो मैं आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो बता देता हूँ। लाइक यहाँ पे मैंने लिख के रखा है जो सैलरी सिर्फ इसी फॉर्मेट में होती है। यहाँ पे कैपजेमिनी का या फिर कंपनी का नेम होता है और एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स रहती है, पीएफ वगैरह सारी आपके जो डॉक्यूमेंटेशन डिटेल्स रहती हैं वो रहती हैं। तो यहाँ पे जो सैलरी बिफोर प्रोबेशन पीरियड है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो आपकी अर्निंग्स है ना, ये इस बेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, और जो आपका टोटल रहेगा वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपका जो बेसिक रहता है ना, बेसिक सैलरी रहती है 15,000 यहाँ पे। उसमें आपको 3600 जो है HR मिल जाता है, और एडवांस स्टैट्यूटरी बोनस भी मिल जाता है 3200 का। ग्रॉस अर्निंग जो हो जाती है आपकी यहाँ पर 21,800 रुपीज़ अप्रॉक्स। अप्रॉक्स है ये जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ वो अप्रॉक्स ±300 के फॉर्म में रहेगा, 300 to 500, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। अब यहाँ पे जो आपका जो बेसिक सैलरी है लाइक 15,000, उसका 12% जो होता है वो आपका पीएफ में जाता है। लाइक 15,000 का जो 12% रहेगा वो 1,800 रुपीज़ वो आपका पीएफ में जाएगा। तो आपकी जो ग्रॉस अर्निंग है 21,800 रुपीज़, उसमें से आपके 1,800 रुपये डिडक्ट होने के बाद 20,000 रुपीज़ अप्रॉक्स प्लस माइनस में आपके इन हैंड जो सैलरी है वो प्रोविजन पीरियड में आपको इतना मिल जाएगा। अब जो डिडक्शन होता है लाइक 3 LP है, और हमारी जो सैलरी अगर मंथली इतनी बन रही है 20,000, तो डिडक्शन कहाँ कहाँ होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेडिकल इंश्योरेंस है ना, ये प्रोविजन पीरियड में 8,000 शो करेगा, बट आफ्टर प्रोविजन पीरियड ये इंक्रीज होकर के लगभग 10+ या 11,000 प्लस हो जाएगा आफ्टर प्रोविजन पीरियड। तो यहाँ पे प्रोविजन पीरियड की बात हो रही तो आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस 8,000 रहेगा। इसमें आपके कंपनी साइड का जो पीएफ रहेगा ना, ये भी पैकेज में इंक्लूड रहता है। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि कंपनी का पार्ट अलग रहेगा, बट ऐसा नहीं रहता। जो पार्ट एम्प्लॉय के पीएफ के लिए डिडक्ट होता है, लाइक अगर आपका मंथली ये है 1,800, तो आपका जो एनुअली रहता है वो 21,600 हो जाता है। तो ये आपका है एनुअली पैकेज से काउंट करें तो 21,600 वो हो गया। और जो कंपनी का शेयर रहता है 21,600, वो भी पैकेज में इंक्लूड रहता है, तभी जाकर के वो 3 LP या 4 LP होता है। तो यहाँ पे आपका ये 2 पार्ट हो गए। उसके बाद जो एम्प्लॉय साइड से भी शेयर हो गए। उसके बाद ग्रेजुटी होता है ना, ग्रेजुटी का एक सीन रहता है कि ये लोकेशन वाइज वेरी करता है। समटाइम्स किसी लोकेशन पे 8,000 डिडक्ट होगा, किसी पे 10,000 होगा। तो आपको देखना है कि आपका कितना ग्रेजुटी डिडक्ट हो रही। ये ग्रेजुटी एक तरीके से अगर आप कंपनी को 5 साल पहले या फिर 4 साल और अप्रॉक्स 240 समथिंग डेज रहते हैं, अगर उससे पहले अगर आप कंपनी को लीव कर रहे हैं तो ये आपका ग्रेजुटी आपको नहीं मिलती है। अगर 4 ईयर एंड 240 डेज, अगर अप्रॉक्स 5 ईयर आप रहते हैं किसी कंपनी में, तभी आपको एक ग्रेजुटी 5 साल की आपको मिलती है। तो आप इसको नील ही समझें।
और टोटल आपका जो होता है डिडक्शन वो होता है 61,200 रुपीज़। अगर आपकी इन हैंड सैलरी 3 LPA के बेस पे जो कि प्रोबेशन पीरियड में है, तो 61,200 काटने के बाद 2,38,800 अप्रॉक्स बचती है। अगर आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स आपकी जो सैलरी है 20,000 रुपीज़ आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं पीएफ का है, 12% बेसिक सैलरी का ये रहता है जो आपका पीएफ कटता है। और ये भी पता होगा बहुत सारे लोगों को कि जो अगर आपकी सैलरी 5 LPA के ऊपर है, ज़्यादा है या 5 LPA है, तभी आपको टैक्स पे करना रहता है, उससे नीचे आपको कोई भी टैक्स पे करना नहीं रहता। अब इसके बारे में बात करूँगा कि प्रोबेशन पीरियड आपका जैसे ख़त्म होने के बाद आपको कितनी इन हैंड सैलरी मिलेगी, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपकी बेसिक सैलरी वही रहती है 15,000, लेकिन यहाँ पे HRA हाउस रेंटल अलाउंसेस बढ़ जाते हैं 9,000 रुपीज़। पर्सनल अलाउंसेस मिल जाते हैं कुछ 800 रुपीज़ के। ये आपके केस में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वेरी हो जाएगी, लेकिन जो इन हैंड मंथली सैलरी रहेगी वो अप्रॉक्स सेम ही रहेगी। फिर एडवांस स्टैचुटरी बोनस मिल जाएगा 3,000 का। रिमोट वर्किंग लोकेशन अलाउंसेस मिल जाएंगे। बुक एंड जर्नल्स का भी मिल जाता है अप्रॉक्स 300-350 रुपीज़, राइट। सो देन ग्रॉस अर्निंग जो होगी आपकी ग्रॉस सैलरी मंथली की रहेगी 29,800 के अप्रॉक्स रहेगी। आफ्टर पीएफ डिडक्शन आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो 28,000 रुपीज़ रहेगी। प्लस माइनस 300 आपके यहाँ पे 500 हो सकता है, लाइक 27,700 से 28,500 के बीच आपकी जो है सैलरी रहेगी यहाँ पे। आपका डिडक्शन आप 4 LPA से कैसे रहता है, लाइक मैंने प्रोबेशन पीरियड में बताया था कि ये जो मेडिकल इंश्योरेंस था वो 8,000 था, लेकिन यहाँ पे जो है ना इंक्रीज़ होकर के 11,000 हो जाएगा आफ्टर 5-6 मंथ, राइट। जैसे ही प्रोबेशन पीरियड एंड होगा आपका रेगुलर पीरियड स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे पीएफ जो है आपका 21,600 जो कि सेम रहेगा, क्योंकि बेसिक सैलरी का 12% बनता है। तो एनुअली ये कंपनी की साइड से रहेगा, उतना ही शेयर आपकी साइड से भी रहेगा 21,600, राइट। और देन यहाँ पे ग्रेजुटी भी वही रहेगी, सेम ही रहेगी। तो 10,000 जो है आपकी डिडक्ट हो जाएगी, तो आपका जो टोटल डिडक्शन है वो 60,200 रहेगा, 64,200 रहेगा। यहाँ पे 4 LPA पैकेज से अगर 64,200 को आप डिडक्ट करेंगे तो 3,35,800 के अप्रॉक्स आपकी जो है एनुअली सैलरी मिलती है, जो आपकी इन हैंड आती है एनुअली। आप पर मंथ आप निकाल सकते हैं इसको डिवाइडेड बाय 12 करके, तो आपको 2,800 के अप्रॉक्स आ जाएगी। तो ये डिडक्शन रहते हैं। अब मैं एक और यहाँ पे एक फंडा बताने चाह रहा हूँ कि अगर आपको जैसे कोई भी सैलरी आपके इन हैंड निकालना है, लाइक अगर टैक्स पे कर रहे हैं उस केस में थोड़ा सा वेरी कर सकती है। तो अगर जैसे 4 LPA की सैलरी है, 4 LPA में बात कर रहा हूँ, तो आप इससे अगर एनुअल मंथली सैलरी निकालना है, क्योंकि ये एनुअली पैकेज है, अगर आपको मंथली सैलरी निकालना है तो एक सिंपल फंडा रहता है मल्टीप्लाई बाय पैकेज मल्टीप्लाई बाय 7। तो आपकी जो है ना यहाँ से इन हैंड सैलरी निकल आएगी। तो यहाँ पे जैसे 4 LPA है, आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 28 के अप्रॉक्स आपकी सैलरी मंथली रहेगी। एक ट्रिक टाइप से रहती है जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल कैलकुलेट करने की एक मोटा मोटा हिसाब लगाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि हाँ इतने के वेरी प्लस माइनस 500 में वेरी कर सकती है। आपका जो 3600 आपका डिडक्शन हो रहा है ना, जब आपको EPFO की साइट पे आप विज़िट करेंगे, लॉगिन करेंगे और आपकी जो पासबुक जनरेट होगी उसको आप जब देखेंगे, आप ज़रूर देखना, क्योंकि ये लोगों को बहुत सारे लोगों के में डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। लाइक आपका जो बेसिक पे रहेगा 15,000 और उसका 12% PF 1,800 रुपीज़ फ्रॉम योर साइड एंड 1,800 रुपीज़ फ्रॉम कैप्जेमिनी या कंपनी साइड। तो 3,600 रुपीज़ में से आपका यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉई शेयर जो है 18। अब यहाँ पे ये डिपॉजिट हुआ है, ये डिपॉजिट हुआ है कहाँ पे, ये टोटल 1,800 पीएफ में चला गया है। ये सिर्फ पीएफ की बात कर रहा हूँ, प्रोविडेंट फंड में। और जो आपका एम्प्लॉयर शेयर है मतलब कंपनी शेयर है उसका 550 रुपीज़, यहाँ पे 1,800 रुपीज़ ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कितना 550 रुपीज़ ये आपका जो है वो प्रोविडेंट फंड में जा रहा है। और जो रिमेनिंग 1,800 में से जो रिमेनिंग 1,250 रुपीज़ रहता है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं पेंशन कंट्रीब्यूशन है। तो ये सब लोगों के में नहीं होता है, बहुत सारे लोगों के में सिर्फ पीएफ में ही जाता है 1,800 प्लस 1,800 पूरा 3,600। तो वहाँ पे आपको जो पेंशन के बेनिफिट हैं वो नहीं मिल पाते। यहाँ पे मुझे जो है कंपनी की तरफ से ही पेंशन कंट्रीब्यूशन में ये शेयर उन्होंने डिपॉजिट कर रहे हैं पर मंथ, जो कि एक बेनिफिशियल पार्ट है। अगर आपके केस में ऐसा होता है कि आपको कोई भी पेंशन कंट्रीब्यूशन में नहीं होता, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप 1,500 या 1,000, 1,500, 200 रुपीज़ जो है ना, आपकी जो भी बैंक है, लाइक SBI हो गया, किसी भी बैंक में है ना,
आप वहाँ पे एक एनपीएस अकाउंट, नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट स्कीम रहती है, उसके तहत आप अपना अकाउंट ओपन ज़रूर कराएँ। उससे क्या रहता है कि जो भी आपका डिपॉजिट अमाउंट रहेगा, वो स्टॉक, शेयर वगैरह में जो है कंपनी के जो एनालिस्ट रहते हैं या बैंक के जो एनालिस्ट रहते हैं, वो इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे लगभग आपका एनुअली 7 से 8% रिटर्न ईज़िली आ जाता है। और जब आप पीएफ कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपका 30 टू 35 ईयर की जो आपकी सर्विस रहेगी, उसमें अगर आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन अप्रॉक्स 40 टू 50 लाख रहेगा, लेकिन आपका जो रिटर्न रहेगा ना, वो अप्रॉक्स 2 टू 3 सीआर, लाइक आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा 5 टू 6 एक्स आपको मिलकर के रिटर्न्स मिलता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि एनपीएस स्कीम में ज़रूर अपना जो फंड डालें, अगर यहाँ पे पेंशन इस कंट्रीब्यूशन में नहीं जा रहा है तो। और कुछ पीएफ के रूल्स रहते हैं कि अगर पीएफ आपको विड्रॉ करना है, तो आप तभी विड्रॉ कर सकते हैं जब किसी कंपनी को आप लीव कर रहे हैं, तो लीव करने के 1 मंथ के बाद आप उसका जो भी पीएफ रहेगा उसका 75% अमाउंट आप निकाल सकते हैं। और रिमेनिंग 25% जो अमाउंट है, वो उसके 1 महीने बाद, ये 75% निकालने के बाद 1 महीने बाद आप ये रिमेनिंग 25% निकाल सकते हैं। मतलब कंपनी लीव करने के 2 महीने बाद आपका 100% आप पीएफ निकाल सकते हैं। लेकिन पेंशन के केस में क्या रहता है, अगर आपकी एज 55 से नीचे है, तो आप कुछ भी पेंशन आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ये आप 55 एज होने के बाद ही निकाल सकते हैं, और वो भी पार्ट्स में निकलती है, उसके अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं। और अगर आप किसी कंपनी में 6 मंथ मिनिमम आप 6 मंथ स्टे करेंगे, वही जो अमाउंट है वो पेंशन में कंट्रीब्यूट होगा। अगर 6 मंथ से पहले अगर आप लीव कर दें, तो वो अमाउंट पेंशन में इंक्लूड नहीं होगा। तो ये इस वीडियो में बस इतना ही था। इसके बाद मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जो कि एक कैपजेमिनी की पूल रिक्रूटमेंट के बेस्ड पे रहेगा, जो कि इसकी 23 अक्टूबर है, उसकी लाइव डेट है। तो मैं जल्द ही वो वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो भी शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को। और जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, उसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये मेजर पूल रहेगा रिक्रूटमेंट के लिए। सो टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय।